वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। दिस इज मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, वी आर डूइंग स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं चोल वंश को। हम बेसिकली संगम एज में हैं। आपको पता है संगम एज की हमने शुरुआत कर दी थी और उसमें हम संगम एज में आज पढ़ेंगे चोल वंश को। इसके पहले हमने संगम एज में चेर वंश और पांड्य वंश को खत्म कर लिया है। संगम एज में ये तीन ही वंश हैं, ठीक है। अब जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने बताया था कि संगम है क्या, ठीक है। संगम एज में ही आप चोल वंश को अभी पढ़ रहे हैं और इसके पहले हम चेर और पांड्य पढ़ चुके हैं। यही जो संगम एज है इसमें आपको तीन डायनेस्टी देखने के लिए मिलते हैं, चेर, पांड्य और चोल। दक्षिण भारत में, डीप साउथ में इनको तमिल देश भी कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली ये कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के साउथ में, अगर आपके एग्जाम में कभी आ जाए कि किस नदी के दक्षिण में ये तमिल राज या संगम राज जो थे, चेर, पांड्य और चोल, ये स्थित थे, तो आप कहेंगे कृष्णा और तुंगभद्रा के दक्षिण में। अगर सिर्फ कृष्णा हो तो कृष्णा आंसर होगा, सिर्फ तुंगभद्रा हो तो तुंगभद्रा आंसर होगा, दोनों हो एक साथ तो दोनों को आप आंसर लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए संगम क्या था, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि संगम होते क्या थे भाई। तो संगम ये तमिल कवियों की गोष्ठी होती थी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआती दौर में ही। तमिल कवियों की गोष्ठी होती थी और इसमें जो गोष्ठी होती थी, इसमें जो लिटरेचर तैयार किए गए उन्हीं के आधार पर हम, ये जो गोष्ठी इसमें लोग कविताएं पढ़ते थे, जो पोएट्स होते थे, स्कॉलर्स होते थे, विद्वान होते थे, कविताएं पढ़ेंगे, उन्हीं की कविताओं के आधार पर कुछ लिटरेचर तैयार किए गए और उन्हीं लिटरेचर के आधार पर, उन्हीं साहित्य के आधार पर हमें संगम काल के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए वैसे ये संगम काल वही समय है जब आपको तुंगभद्रा और कृष्णा के नॉर्थ में, पूरे ये नॉर्थ इंडिया में और आपको तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के नॉर्थ में जो भी ये क्षेत्र है, यहाँ पहले आपको देखने के लिए कौन मिलेगा, पहले आपको मौर्यंस मिलेंगे और उसके बाद पोस्ट मौर्यंस मिलेंगे, ठीक है ना। पोस्ट मौर्यंस में आपको इधर से कुछ इन्वेजन होंगे, मौर्यंस के बाद जो मौर्यों के कुछ फॉरेन सक्सेसर होंगे उसमें आपको इंडो ग्रीक आएंगे सबसे पहले, उसके बाद सीथियंस यानी कि शक आएंगे, फिर आपको पहलव, पहलव आएंगे, पर्थियंस जिनको कहते थे, और सबसे लास्ट में कुषाण आएंगे। कुछ देशी ताकतें भी होंगी, ये मध्य एशिया से आएंगे ये चारों, और कुछ देशी ताकतों के रूप में आपको नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले सुंग डायनेस्टी, उसके बाद वहीं पे कण्व डायनेस्टी, और साउथ इंडिया में आपको यहाँ पर महाराष्ट्र के पास, आपको साउथ इंडिया में महाराष्ट्र को लेते हुए यहाँ पे सातवाहन डायनेस्टी ये मिलेगा। उसी समय दक्षिण भारत, मतलब मौर्यंस और पोस्ट मौर्यंस के समय ही ये चल रहा है इधर संगम काल, ठीक है, संगम एज, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए जो साहित्य लिखे गए, मैंने ये भी बताया था कि ये जो समय है, आपको पता है कि जो मौर्यंस का समय है या पोस्ट मौर्यंस का समय है, तो हम 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं और उसके बाद देखेंगे तो 300 एडी तक आपको चलता है पोस्ट मौर्यन पीरियड, ठीक है। तो ये माना जाता है कि 300 बीसी से लेकर आपको 300 एडी तक का जो समय है वो संगम काल का समय है, और कहा जाता है कि 100 एडी से लेकर 300 एडी के बीच में ये सारे लिटरेचर लिखे गए। हाँ, ये लिटरेचर लिखे गए। हालांकि कुछ लिटरेचर के बारे में ये भी जानकारी दी जाती है कि 300 एडी से 600 एडी तक भी ये लिखे गए हैं, तो इसमें आपको उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है, इतना नहीं पढ़ना है। तो ये मैं पहले, हालांकि इसके बारे में पहले मैं जानकारी आपको दे चुका हूं, ठीक है, तो उतना नहीं जानना है। तो यहां पर देखिए संगम में जो लिटरेचर लिखे गए, हमने साहित्य को भी देखा था, तो जो लिटरेचर लिखे गए वो संगमों में लिखे गए, यानी संगम था क्या, तमिल कवियों की गोष्ठी होती थी। मैंने बताया ये संगम क्या था, तमिल कवियों की गोष्ठी कहिए, सभा कहिए, मिलन कहिए, मीटिंग कहिए, जो भी कहिए। तो ये ऑर्गेनाइज कौन करता था, पांडे ऑर्गेनाइज करते थे। पांडे जो थे यही ऑर्गेनाइज इन्होंने किया था, और ऐसे 3 संगम आयोजित हुए थे। 3 संगमों की जानकारी मिलती है, जिसमें पहला संगम मैंने बता दिया था पहले आपको कि मदुरै में
हुआ था, और दूसरा कपाटपुरम में, और तीसरा नॉर्दर्न मदुरै यानी उत्तरी मदुरा में हुआ था। तीनों संगम किसने आयोजित किया था? पांड्यों का आयोजित किया हुआ था। मतलब ऑर्गेनाइजर यही थे, यानी रॉयल पैट्रोनेज जो था इन संगमों का, यानी इन गोष्ठियों का, इन तमिल गोष्ठियों का, वो पांड्यों का ही था। ठीक है, पांडे ही ऑर्गेनाइज करते थे ये संगम। और ऐसे कितने संगम आयोजित किए गए? 3 संगम। ये आ जाता है एग्जाम में कि कितने संगम आयोजित किए गए, तो 3 संगम। 3 संगम का मतलब 3 कवियों की, तमिल कवियों की 3 सभाएं, 3 गोष्ठियां, 3 मीटिंग, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं संगमों में कुछ किताबें लिखी गई, कुछ लिटरेचर लिखे गए, तो उन्हीं के आधार पर हम संगम एज के बारे में हमारी जानकारी जो है उससे पुख्ता होती है। ठीक है, उससे जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, जैसे कि यहां पर कहा गया कि ये जो पहला संगम हुआ, मैं एक बार थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो पहले संगम में यहां पर आप देखेंगे कि इसकी अध्यक्षता की थी ऋषि अगस्त ने। इसकी अध्यक्षता जो कपाटपुरम या कपाडपुरम में दूसरा संगम होता है, यहां इसकी अध्यक्षता तोल्कापियम ने की। ठीक है, और तोल्कापियार ने की, उनकी किताब है तोल्कापियम। और जो नॉर्दर्न मदुरै में हुआ, यहां पे इसकी अध्यक्षता नक्कीर ने की। मैं पहले बता चुका हूं, यहां इस गोष्ठी का या इस संगम का कोई भी लिटरेचर, कोई भी साहित्य अवेलेबल नहीं है। यहां पर जो है संगम हुआ, यहां पर इसके अध्यक्ष जो थे तोल्कापियार, उनकी एक किताब है तोल्कापियम, वही एक बची है। ठीक है, दूसरे संगम की एक ही किताब बची है, आपके एग्जाम में आ सकता है तोल्कापियम। और जो भी आपके लिटरेचर या साहित्य हैं वो तीसरे संगम के ही हैं। तो हमने इन संगमों में जो भी साहित्य था उसके बारे में हमने चर्चा की थी। साहित्य पर हमने एक अलग वीडियो किया था, जिसमें हमने शिल्पाधिकारम, जो एपिक्स हैं, महाकाव्य हैं, शिल्पाधिकारम, आपको मणि मेखलई, जीवक चिंतामणि, सबके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा कुराल, कुराल के बारे में, कुरल या कुराल के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिन्हें तमिल कवियों का बाइबल भी कहा जाता है, जिसे कुराल को। ठीक है, उसके अलावा अहनारुरु, पुर्णारुरु, इन सब साहित्य की हमने बात की थी। ये भी बताया था कि 2 तरह के साहित्य थे। ठीक है, एक जिसे मेल कंकु कहा जाता था, जो बड़े लिटरेचर थे, किल कंकु कहा जाता था, जो छोटे लिटरेचर थे, लघु ग्रंथ थे, और मेल कंकु जो थे वो बड़े ग्रंथ थे। ठीक है, बड़े मेल कंकु को नैरेटिव कहा जाता था, किल कंकु को डिडक्टिव कहा जाता था। तो ये सब हम बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा। मेल कंकु यानी कि बड़ा, किल कंकु यानी कि छोटा। ठीक है, ये ग्रंथों के बारे में मैंने सारा डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो ये तो था ही। इसके अलावा भी जो संगम साहित्य है, इसके अलावा भी मैंने बताया था कि कुछ और टेक्स्ट हैं जिनसे जानकारी मिलती है संगम काल के बारे में, संगम एज के बारे में, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका है। इसके अलावा कुछ और ग्रीक राइटर्स हैं, प्लिनी, स्ट्रेबो, ये भी कुछ जानकारी देते हैं। अशोकन पिलर्स से भी, या अशोकन इंस्क्रिप्शंस कह ले, पिलर नहीं, अशोकन इंस्क्रिप्शन से भी, अशोक के अभिलेखों से भी जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण से भी जानकारी मिलती है। तो ये सब मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, बस एक बार आपका सीक्वेंस बन जाए, इसलिए मैंने सारी चर्चाएं कर दी यहां पर। और मैंने ये बताया था कि जो भी इतने सोर्सेज जो हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सोर्स यही है, जो संगम हुए वहां पे जो लिटरेचर लिखे गए, शिल्पाधिकारम जैसे एपिक्स हैं, मैंने बताया, मणि मेखलई, जीवक चिंतामणि, कुराल, अहनारुरु, पुर्णारुरु, एलादी, ये सब बहुत सारे ग्रंथ हैं, मैं चर्चा कर चुका हूं पहले। तो मेन सोर्स यही है संगम एज को जानने का। और यहां हमने 3 वंशों को देखा, पहले हमने चेर को देख लिया, फिर पांडे भी हम देख चुके हैं, आज हम चोलों को देखेंगे। और यहां पर मैंने बताया था कि सबसे प्रतिष्ठित और प्राचीन जो डायनेस्टी या वंश है वो चेर वंश है। चेर वंश कौन सा है? ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, केरला, और ऊपर साइड में पूरा केरला है, मालाबार कोस्ट, और नीचे यहाँ पर तमिलनाडु का भी पार्ट इसके साथ है। उसके बाद रेड वाला जो पार्ट है तमिलनाडु का, वो पांड्या थे, और चोल, ये ब्लू या ब्लैक जो दिखाई दे रहा हो, ये चोल है। ठीक है, ये भी तमिलनाडु का पार्ट है। तो हम आज पढ़ रहे हैं इन्हीं चोलों को। ठीक है, इन्हीं चोलों को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और इन चोलों के बारे में बता दूं कि चोल
बाद में भी आपको मेडाइवल पीरियड में भी देखने के लिए मिलेंगे। अभी मैं चर्चा करूंगा, ये चोल संगम एज के हैं, ठीक है। तो अब चोलों के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर अब हम शुरू करते हैं कि देखिए चोल या चोला डायनेस्टी, इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो इनका जो कैपिटल्स था, यानी कि इनके जो कैपिटल्स थे, राजधानियां जो थी, पहला एक तो आप उरैयूर ध्यान रखिएगा और दूसरा कावेरीपट्टन इसी साइड में होगा। उरैयूर सूती कपड़ों के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत मशहूर था, ठीक है। तो ये दोनों कैपिटल हैं, राजधानियां हैं। तो उरैयूर पहले था, अर्लीस्ट था, बाद में कावेरीपट्टन। मैंने बार बार ये आपको बताया कि जब भी सिर्फ पूछे कि राजधानी कहां थी तो आप बाद वाला बताएंगे, लेकिन पूछे कि अर्लीस्ट कहां थी या पहले कहां थी, कावेरीपट्टन के पहले पूछ दे तो अब आप उरैयूर लगाएंगे। या फिर अगर राजधानियां पूछ दे कि कौन सा ऑप्शन जो है जिसमें कि राजधानियां बताई गई हैं और एक ही ऑप्शन में कावेरीपट्टन और उरैयूर हो, तो आप कहेंगे, आप वो ऑप्शन लगा देंगे। कावेरीपट्टन को ही पुहार भी कहा जाता था, ये ध्यान रखना होगा। देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ, अभी आगे बताऊंगा। उसके बाद एम्ब्लेम की बात, तो इनके एम्ब्लेम जो है यानी राज चिन्ह, एम्ब्लेम का मतलब राज चिन्ह, बाघ या चीता, टाइगर या पैंथर। अब देखिए यहां पर जानने वाली बात है, ज्यादातर आपको बाघ ही मिलेगा, टाइगर, लेकिन कई किताबों में चीता भी मिल जाता है। अब यहां सवाल यह उठता है कि अगर आपके एग्जाम में बाघ ऑप्शन में ही नहीं है और वहां पे पैंथर है, तब तो आप पैंथर लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है और कोई एक विकल्प पूछ रहा है, तब तो आपको टाइगर लगाना पड़ेगा। ये इंटेलिजेंसी से जवाब दिया जाता है अपने, ठीक है। तो चोलों का तो बाघ और चीता था, इनका भी मैं बता चुका हूं। पांड्यों का मछली था और इनका जो था धनुष, और धनुष इनका था धनुष, चेरों का धनुष। पांड्यों का एम्ब्लेम जो था वो मछली यानी फिश, और इनका बाघ या चीता यानी टाइगर या पैंथर। चेरों को आप, धनुष को हिंदी में बो एंड एरो भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे प्रतिष्ठित वंश या प्राचीन वंश, प्राचीनतम, अर्लीस्ट एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड, ठीक है, कौन सा था? तो चेर थे, ठीक है। और ये जो थे सबसे रिच थे, सबसे रिच इसलिए थे क्योंकि जितने भी संगम यानी गोष्ठियां तमिल कवियों की आयोजित हुई, तीनों संगमों का आयोजन इन्होंने किया, पांड्यों ने किया। पैसा तो लगता है ना, कोई लोगों को इकट्ठा करेंगे, हाँ, जगह होगी, उसके लिए खर्चा होगा, उनके खिलाने पिलाने, बहुत सारे अरेंजमेंट करने होते हैं, तो सारा खर्च जो है यही वहन करते थे। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा अमीर थे, लेकिन सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड इनके पास था, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि। अब देखिए यहां पर बेस्ट नेवी भी इनके पास थी, मतलब नौसेना भी इन्हीं के पास थी। वैसे तो इनके पास भी होगी क्योंकि ये बिल्कुल समुद्र वाले हिस्से में तीनों हैं, तो लेकिन इसमें बेस्ट नेवी अगर पूछा जाए तो बेस्ट नेवी यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ नौसेना की बात अगर की जाए तो चोलों के पास था। अच्छा, मोस्ट फर्टाइल लैंड, सबसे उपजाऊ भूमि इनके पास थी। तो अगर आ जाए मोस्ट फर्टाइल लैंड किसके पास था भाई, तो चोलों के पास। अब देखिए इनके बारे में आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, आर.एस. शर्मा में। मैंने केवल एलिफेंट स्पेस लिख के ताकि आपको पता चल जाए। ये कहा गया इसके बारे में कि कावेरी डेल्टा जो है, देखिए अब यहां पे समझिए कि कृष्णा और तुंगभद्रा के साउथ में तो है ही, लेकिन चोलों के राज्य में यहां कौन सी नदी बहती थी? कावेरी नदी। कावेरी नदी, ध्यान रखिएगा, इनके राज्य में कावेरी नदी है और ये बहुत ही फर्टाइल ये बनाती थी, यहां के लैंड को उपजाऊ बनाती थी, ठीक है ना। तो ये उपजाऊ बना रही है, तो कहा जाता था कि इस क्षेत्र में, खासकर कावेरी डेल्टा वाले क्षेत्र में, कावेरी वाले क्षेत्र में, एक हाथी अगर बैठ जाए और उसके बैठने पर, हाथी के बैठने पर जितना स्पेस वो घेरता है, हाथी बैठने में, उतने स्पेस में, उतने जगह में, उतने स्थान में साल भर तक 1 ईयर का 7 लोगों का खाना हो सकता है, खाने का अरेंजमेंट हो सकता है। इतना फर्टाइल था, यानी कि एक हाथी बैठता है और वो जितनी जगह छेकता है बैठने में, जितनी जगह लेता है, घेरता है, उतने स्पेस में 7 लोगों के खाने लायक अन्न उपजाया जा सकता था 1 साल के लिए, ठीक है। यानी 1 साल तक 7 लोगों के खाने का बंदोबस्त उतने स्पेस में हो सकता था। तो सोचिए कि कितना फर्टाइल था, कितनी उपजाऊ भूमि थी इसकी, ठीक है। तो ये आप एलिफेंट वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेन रिवर यहां पे कौन है? कावेरी। वैसे तो ये है ही इसके साउथ में, कावेरी और तुंगभद्रा के साउथ में ही है, लेकिन इस क्षेत्र में मेन रिवर कावेरी है, ठीक है। और एक और बात यहां पर आपको ध्यान देने वाली है, इतिहास में, भारतीय इतिहास में ये पहला डायनेस्टी है जो मैं अभी बता रहा था कि एक डायनेस्टी आपको ये संगम एज में मिल रही है, ठीक है।
और वह हालांकि इसके पहले भी कहा गया है कि कुछ चेर और संगम के बारे में और भी चर्चा है, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो पहले आप संगम एज में देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, फिर ये सामंत बन जाएंगे, ठीक है ना, ये फ्यूडेटरी बन जाएंगे, सामंत बन जाएंगे बीच में, ठीक है। क्या होगा कि ये बहुत कमजोर हो जाएंगे, ये बहुत कमजोर हो जाएंगे और बाद में, और ये सामंत बन जाएंगे, क्योंकि देखिए यहां के जो आसपास के राजा होंगे इनको हरा देंगे कमजोर शासकों को, तो ये तो शासक है ना, इनको नौकर वोकर तो बना के रखेंगे नहीं, इनको कोई अच्छा पद देंगे या सामंत बनाएंगे। सामंत का मतलब एक विशेष क्षेत्र में जमीन दे दिया जाएगा, कहा जाएगा उस जमीन को की देखरेख करो, वहीं पे रूल करो तुम, यानी कि एक तरह का छोटा राजा हो गया सामंत। और सामंतवाद की शुरुआत यानी फ्यूडल सिस्टम की शुरुआत मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में ही पढ़ाया था कि शुरुआत आपको सातवाहन पीरियड में ही हो गई थी, हाँ, पोस्ट मौर्यन पीरियड में, सातवाहन पीरियड में, और धीरे धीरे आपको गुप्ता पीरियड में आके ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और ये यही जो सिस्टम है ये आगे भी कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो सातवाहनों ने ऐसी चीजें शुरू कर दी थी, तो आप देखोगे कि पहले रूलर हैं, बाद में ये हार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो यही जो ताकतवर शासक हैं आसपास के, उन्हीं के ये सामंत बन जाएंगे। लेकिन ये फिर देखेंगे, अपना अपॉर्चुनिटी देखते रहेंगे कि हम एक बार फिर उभर के आएंगे जब भी ये कमजोर होंगे, तो करीब 400 साढ़े 400 साल के बाद इंपेरियल चोला के रूप में फिर ये उभर के आएंगे। यहां पर फिर ये मेडाइवल पीरियड में, यह संगम एज में एंशिएंट पीरियड में है, और फिर ये मेडाइवल पीरियड में ये उभर के फिर आते हैं। तो हम बाद में जब पढ़ेंगे मेडाइवल पीरियड में, तो वहां पर इंपेरियल चोलास को पढ़ेंगे, तो ये चोला खत्म हो जाएंगे और फिर एक चोला उभर के आएगा, वहां पे एक चोल डायनेस्टी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे जब हम मेडाइवल हिस्ट्री में अभी नॉर्थ इंडिया को खत्म करने वाले हैं, जब साउथ इंडिया वाले पार्ट में अर्ली मेडाइवल फेज में, तो वहां पे हम नेक्स्ट हम चोलों को ही पढ़ने वाले हैं, संगम एज के बाद के चोलों को, तो वहां पे हम वो देखेंगे। तो ये बड़ी बात है कि भारतीय इतिहास में ये पहला डायनेस्टी जो कि सामंत भी रहा और शासक भी रहा। ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पूछ दे कि वो कौन सा डायनेस्टी है, वो कौन सा वंश है भारतीय इतिहास का जो शासक भी रहा और सामंत भी रहा, ठीक है, तो आप कहेंगे कि चोल डायनेस्टी। अब चलिए, अब हम यहां पे कुछ शासकों को देख लेते हैं। यहां पर देखिए जो रूलर्स हैं, यहां पर देखिए हमने जिन रूलर्स में का नाम लिखा हुआ है, यहां पे सबसे महत्वपूर्ण है कॉरिकॉल, मैंने ग्रीन से यहां पे घेर दिया है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कॉरिकॉल यही होगा, ठीक है। वैसे यहां पे कुछ शासक हैं जिनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये जब हम टॉपिक पढ़ लेंगे ना, तो एक वीडियो और हम करेंगे आपको जिसमें केवल बंदरगाहों पे चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा, ताकि आपको कंपेयर करने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है, 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा इसमें से चोल डायनेस्टी का बंदरगाह नहीं है। तो आपको ये सारा जब कंपेयर करके हम पढ़ लेंगे ना, छोटी वीडियो होगी वो भी, तो कंपेयर करके पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम वही करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहला शासक, यहां पर देखिए उर्वप हरे इलन जेती चेली, ठीक है। देखिए नाम थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है और हर किताब में थोड़ा अंतर मिलेगा, एग्जैक्ट नाम मत ढूंढिएगा, लेकिन आपको अंदाजा लग जाएगा कि इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। उर्वप हरे इलन जेती चेली, ठीक है। तो ये संस्थापक हैं, समझ जाइए, फाउंडर मैंने लिख दिया यहां पर। किस चीज के लिए फेमस थे? सुंदर रथों के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कौन सा ऐसा शासक था जो कि सुंदर रथों के लिए, ब्यूटीफुल चैरियट्स बोलते हैं ना रथों को इंग्लिश वालों के लिए, तो सुंदर रथों के लिए या ब्यूटीफुल चैरियट्स के लिए फेमस था। कैपिटल इन्होंने बनाया था उरैयूर को, देखिए इन्होंने कैपिटल, यहां पे मैंने बताया ना उरैयूर कैपिटल है। और ये जो उरैयूर था ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए, आगे हम जब बंदरगाहों को पढ़ेंगे वहां मैं वो लिखवा दूंगा, ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए, सूती कपड़ों के लिए, कपास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सेंटर था, ठीक है। उसके बाद आप देखें वेलारा के बारे में, विक्ट्री श्रीलंका पे इन्होंने की और 50 सालों तक शासन किया। देखिए ये है, यहां पर देख लीजिए, यही है कौन सा? श्रीलंका। यहां पर देखिए ये श्रीलंका है, ठीक है, यहां पर श्रीलंका है। और यहां पे चोलों ने क्या किया? यहां से यहां पहुंच गए ये, ठीक है, यहां से ये कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए, ठीक है। सोचिए 50 सालों तक श्रीलंका पे ये शासन कर रहे हैं, ये श्रीलंका है, ठीक है, 50 सालों तक शासन कर रहे हैं,
ठीक है। ये एलारा 50 साल तक, उसके बाद कारिकाल के समय भी कौरिकाल भी यहां पे जीत दर्ज करेगा श्रीलंका पे। देखिए अभी मैं बताऊंगा कौरिकाल के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण शासक। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए ये ग्रेटेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा प्रतापी और सबसे ज्यादा महान अगर पूछा जाए चोल वंश में, संगम चोला में, तो संगम चोला में आप कहेंगे कि सबसे महान और सबसे प्रतापी शासक, बहादुर शासक कौरिकाल को माना जाता है। इसने जो जीत दर्ज की, देखिए इसने कहां कहां जीत दर्ज किया, इसने श्रीलंका की जीत दर्ज की। देखिए श्रीलंका की जीत दर्ज की 1200 सैनिकों, 12,000 सैनिकों को कहें या दासों को कहें। ठीक है, ये चोला डायनेस्टी में ले आता है। देखिए मैंने एरो बनाया हुआ है, ये कहां लाता है, यहां लाता है चोल राज्य में। ठीक है, अब देखिए बहुत ही खतरनाक शासक ये लोग थे। हाँ, इनको ये पता था कि कावेरी नदी यहां बह रही है, यहां एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाएगा, तभी संपन्नता रहेगी और ये लोग तरक्की भी कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी के लिए इन्होंने क्या किया था, श्रीलंका पे इन्होंने अटैक कर दिया था। देखिए इसने भी, एलारा ने भी जीत हासिल की थी, 50 साल तक शासन किया था। फिर कौरिकाल, और कौरिकाल क्या करता है, देखिए 12,000, कहीं 10,000 भी मिलेगा, मतलब बड़ी संख्या में, समझ लीजिए, आंकड़ों पे नहीं जाना। सैनिक, कहीं सैनिक मिलेगा, कहीं दास मिलेगा, वो ले आएगा चोल राज्य में। देखिए यहां पर मैंने चोल राज लिख दिया, यहां से ले आता है श्रीलंका से चोल में, और डैम यानी कि बांध बनवाएगा 160 किलोमीटर लंबा, कहां पे, कावेरी पट्टन में। ठीक है, इसकी राजधानी भी कावेरी पट्टन ही थी, इसने कावेरी पट्टन को राजधानी बनाया था, जिसे पुहार भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये श्रीलंका पर इन्होंने अटैक कर दिया अपने एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए, फिर इन्होंने बांध बनाया खेती के लिए। ठीक है, तो ये बड़ी बात यहां पर देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे कैपिटल मैंने बता ही दिया कि ये कैपिटल कावेरी पट्टन, पुहार या कावेरी पट्टन जो भी कहिए आप, ये इसकी राजधानी थी। इसने बनाया उरैयूर, इसने बनाया कावेरी पट्टम, तो बाद वाली राजधानी कावेरी पट्टम है। ठीक है, देखिए ये हो गया। इसने फॉरेस्ट लैंड को, देखिए मैंने यहां लिखा है, कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चरल लैंड में, यानी कि जंगल भूमि को इसने कृषि भूमि में कन्वर्ट किया। यह महत्वपूर्ण बात है। देखिए कृषि पर बहुत ज्यादा ध्यान है। मोस्ट फर्टाइल लैंड किसके पास था, तो चोलों के पास था, ध्यान रखिएगा। और अगर संगम एज से सवाल बनता है ना, तो चोल अगर किसी डायनेस्टी से बनेगा तो चोलों से ही ज्यादा सवाल बनता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए पॉन्ड्स भी बनवाए, नहरें, एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण है तो नहरें भी बनवाएगा। इसके दो और हैं, युद्ध हैं, एक वेन्नी या कोविलेन्नी। देखिए वेन्नी भी कहा जाता है, कोविलेन्नी भी कहा जाता है, साथ ही इसी को वेन्नी परंदलाई भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, दो युद्ध, पहला युद्ध वेन्नी या इसी को कोविलेन्नी भी कहा जाता है। ठीक है, या इसी को वेनी परंदालई भी कहा जाता है। यहां पे इसने 11 शासकों को हराया है, 11 शासकों को यहां पे हराया है, जिसमें चेर शासक भी हैं, पांड्य शासक भी हैं और श्रीलंका के रूलर्स भी हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो नाम है ना, बड़े टेढ़े टेढ़े नाम है, क्योंकि तमिल नाम है ये, और हर किताब में स्पेलिंग में थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। हाँ, लेकिन आप ध्यान से पढ़े रहेंगे ना तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि इन्हीं के बारे में कहा जाए। अब देखिए वकाई परंदलई का दूसरा युद्ध, यहां 9 स्मॉलर रूलर्स को, छोटे छोटे शासकों को हराता है, 9 शासकों को, वकाई परंदलई। ठीक है, तो 9 छोटे शासकों को हराता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगला शासक हम देखते हैं यहां पर पेरुनल किल्ली, इसने राजसूय यज्ञ किया। इसके बारे में बस एक ही जानकारी है कि राजसूय यज्ञ इसने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए राजसूय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। मैंने आपको बताया भी था जब पढ़ा रहा था शुरुआती दौर में, आप लोगों ने जिन्होंने देखा नहीं हो, हम ट्रिक से याद करते हैं, राजसूयश बोलते हैं, राजसूय नहीं बोलेंगे, राजसूयश। अब श जोड़ दिया तलाबे श, तो उससे हो गया शक्ति। ठीक है, तो शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। उसके बाद यहां पर अंतिम शासक के रूप में हम देखते हैं सेन गणाड़। तो प्री बर्थ के बारे में, इसके पूर्व जन्म के बारे में जानकारी मिलती है कि पूर्व जन्म में ये मकड़ा या स्पाइडर कहेंगे आप, मकड़ा था या स्पाइडर था। ठीक है, ध्यान रखिए किसके बारे में, बड़ी महत्वपूर्ण है, सेन गणाड़ के बारे में। मकड़ा या स्पाइडर कौन था, सेन गणाड़ था। ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। और यह जाना जाता है शिव टेम्पल्स के निर्माण के लिए, शैव मंदिरों के निर्माण के लिए सेन गणाड़ को जाना जाता है। तो अब तक हमने जो
जल्दी जल्दी हमने देख लिया। अब से आपसे पूछा जाए, हाँ चोल वंश, हाँ चोल वंश का आपका एम्ब्लेम क्या था? देखिए एम्ब्लेम बाघ चीता किसका था? तो चोल वंश का। कैपिटल उरयूर और या कावेरीपट्टनम किसकी राजधानी थी? तो चोलों का की थी। मोस्ट फर्टाइल लैंड या सबसे उपजाऊ भूमि किसकी थी? तो चोलों की थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट आर्मी किसकी थी इसमें से, तो चोलों की थी। हाँ, इस क्षेत्र में कौन सा रिवर, कौन सी नदी थी? कावेरी रिवर थी। इतिहास में कौन सा ऐसा डायनेस्टी है जो शासक भी रहा और सामंत भी रहा? तो चोल है। ठीक है, यहां पर हमने देख लिया कितने संगम आयोजित किए? 3 संगम। इन तीनों संगमों को किसने आयोजित किया? पांड्यों ने। 3 संगम कहां कहां हुए? मदुरा में, कपाटपुरम में और नॉर्दर्न मदुरा में। कौन कौन यहां पे अध्यक्ष था या चेयरमैन था, प्रेसिडेंट था? पहले में ऋषि अगस्त, दूसरे में तोलका पियार और तीसरे में नक्कीर। ये बता चुका हूं। ठीक है, अगर एम्ब्लेम की बात करें, मैंने अभी बताया चोलों का तो बाघ या चीता, पांड्यों का मछली, इनका क्या था? बो एंड एरो यानी धनुष। ये हमारा हो गया। अब यहां पर फाउंडर कौन था? उर्वप हरे इलंजे तीचेली, ये फाउंडर था, संस्थापक था। संस्थापक का नाम हमेशा याद रखना है, सुमेलित करने के लिए, मैच करने के लिए दे देगा। सुंदर रथों के लिए कौन जाना जाता था? तो इसी का नाम लेंगे। पूछा जाए कि सुंदर रथों के लिए, ब्यूटीफुल चैरियट्स के लिए, हाँ किसे कहा जाता था? तो इसे उरयूर को राजधानी किसने बनाया? उर्वप हरे इलंजे तीचेली, इसने बनाया। ठीक है, श्रीलंका की विक्ट्री किन किन शासकों ने की? तो एलारा ने भी की, करिकॉल ने भी की। 50 सालों तक श्रीलंका पर रूल करने वाला एलारा है। करिकॉल सबसे प्रतापी पूछा जाए, ग्रेटेस्ट एंड आपको वीर शासक तो या प्रतापी शासक, तो करिकॉल को बोलेंगे। हाँ, एक चीज और यहां पे रह गया है, ये भी मैं बता देता हूं। विक्ट्री किसकी थी? विक्ट्री श्रीलंका पर किया। और कौन 12,000 या 10,000 जो भी बड़ी संख्या में सैनिकों को या दासों को लेकर आता है और कावेरीपट्टनम में डैम बनाता है, हाँ बांध बनाता है एग्रीकल्चर के लिए? तो करिकॉल। हाँ, किसने कावेरीपट्टनम को कैपिटल बनाया, पुहार को कैपिटल बनाया? करिकॉल ने। फॉरेस्ट लैंड को, जंगल की भूमि को, जंगल भूमि को कृषि भूमि में किसने कन्वर्ट कर दिया? करिकॉल ने। किसने बहुत सारे पॉइंट्स बनवाए? करिकॉल ने। और भी लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉर्स, 2 वॉर, वेनी कोविलेनी और वकाई परंदालाई, इसी को आपको वेनी कोविलेनी को आप वेनी परंदालाई भी कहेंगे। तो यहां पर इसने 11 शासकों को हराया था। किसको किसको? इसमें कौन कौन से शासक थे? चेर पांड्या और श्रीलंका के शासक थे। ठीक है, इसी तरह से 9 छोटे शासकों को हराता है, हाँ वकाई परंदालाई के युद्ध में। तो ये आपको जानना चाहिए कम से कम कौन कौन सा युद्ध हुआ। राजसूय युद्ध किसने किया चोलों में? तो पेरुनकिल्ली ने। ठीक है, और किसे पूर्व जन्म में माना जाता था कि मकड़ा है या स्पाइडर है? तो सेनगणान। और शैव मंदिर के निर्माण के लिए कौन जाना जाता है? तो सेनगणान। ये सब हमने सारा देख लिया यहां पर। ठीक है, एक चीज यहां पर करिकॉल के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं कि इसने एक राइटर थे रुद्र कन्नार, जिन्होंने पत्तिन पाले, इसको भी मैंने पढ़ाया था, पत्तिन पाले नाम का टेक्स्ट लिखा था, साहित्य लिखा था। और इसके लिए करिकॉल ने 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी। हाँ, 16 लाख गोल्ड कॉइन्स। हालांकि ये कहा जाता है कि एग्जैजरेशन है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया। जो भी हो, ये जानकारी करिकॉल के बारे में आती है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि कौन सा ऐसा चोल शासक था जिसने रुद्र कनार को या किसी साहित्यकार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी या पत्तिन पाले के लेखक को दिया, हाँ, तो आप कहेंगे कि करिकॉल। तो ये हमने सारा देख लिया, महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो आपने देख लिया। नेक्स्ट हम वीडियो में तीनों हम पूरा पढ़ चुके, संगम एज को, चेर पांडे और चोलों को पढ़ चुके। अब हम तीनों के बंदरगाह को 10-15 मिनट के वीडियो में कौन कौन से बंदरगाह थे, वहां क्या क्या इंपॉर्टेंट था, तो वो हम एक साथ देख लेंगे ताकि कंपेयर कर लेंगे, एग्जाम में आपके लिए सुविधा होगी। ठीक है ना? पूछ देता है कई बार कि 3 इधर से दे देगा, हाँ कोई 3 इधर से दे देगा आपको पोर्ट या बंदरगाह, एक यहां से दे देगा, पूछेगा कि भाई कौन सा जो है चोलों का नहीं है, तो आप कैसे जवाब देंगे? कंपेयर करके पढ़ेंगे तब जवाब देंगे, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।